हेलो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल शायरी हो जाए। ये शायरी मैंने अपनी पर्सनल डायरी में लिख के रखा है। जब भी मेरा मन भटकता है या मैं अशांत रहता हूँ ना, तो मैं बस इस शायरी को गुनगुनाता हूँ। ये मुझे अंदर से एक अलग शक्ति देती है, एक ताकत जो मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात कहती है। तो बस आप भी लिख लेना। उम्मीद है एग्ज़ाम आ रहा है, आपको बहुत मदद करेगा। तो चलिए सुनते हैं ध्यान से। क्या है? ये रास्ते मुश्किल ही सही, ये रास्ते मुश्किल ही सही, पर मेरा हौसला जिंदा है। अंधेरों के बीच में भी मेरे अंदर एक सूरज जिंदा है। मैं हार कैसे मान लूं? मैं हार कैसे मान लूं? क्योंकि यह मेरे बस की ही बात नहीं, मेरे बस की ही बात नहीं, क्योंकि क्योंकि मेरी कहानी में अभी जीत का हिस्सा जिंदा है। तो बस इसको लिख लीजिएगा और जिंदगी में जब भी डर लगे, इस चीज को गुनगुनाइएगा। आप देखेंगे आप अंदर से एक आंतरिक शक्ति जरूर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा पार्ट 11 है और हम लोग कर रहे हैं लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच, एक ऐसी टेक्निक जो कहीं ना कहीं आपको 20 से 30 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला देगी। इसके पहले जो हमने किया था वो क्या किया था कि 2025 पहले कर लिया, फिर 24 कर लिया, फिर 23 कर लिया, 2022 चल रहा है, ये उसका दूसरा वीडियो है। इसके पहले जितने सेशन आए हैं एक बार जाके उसको करिए। आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे। ठीक है, कुल 20 वीडियो आएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या? आज का पहला सवाल ये है, यानी कि 5 क्वेश्चन पहले हो चुके थे 2022 के। आज पीवाईक्यू नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, आइए विचार करते हैं। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। इन इंडिया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। और अभी इकोनॉमी का सेशन लिया था मैंने। इसके पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर कोई फाइनेंशियल मैटर है, कैसा मैटर है भैया? फाइनेंशियल मैटर है, तो कहीं ना कहीं आरबीआई हस्तक्षेप करेगा। अगर वो मामला फाइनेंशियल नहीं है, यानी कि पैसे से रिलेटेड नहीं है, तो आरबीआई का कोई काम नहीं है। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो कहीं ना कहीं एक रेटिंग देने का काम है, उनका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का कोई काम नहीं है। और आरबीआई सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही ध्यान में देता है कि नहीं? तो सीधी सी बात है, ऐसा कोई ऑप्शन यूपीएससी बनाएगा जिसमें बात कुछ और जोड़ किसी और को दोगा, तो इतना तो ध्यान देना ही चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये काट दीजिए। क्यों? क्योंकि आरबीआई सीधी सी बात है क्या करती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखती है ना? इसीलिए तो उसको रेगुलेटर ऑफ बैंक कहते हैं, क्योंकि बैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देता है। उसके साथ साथ मतलब कि जो एनबीएफसीज होती हैं, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उनको रेगुलेट करता है कि नहीं? बेसिक्स अगर थोड़ा सा भी आइडिया लगाए होते तो मुझे लगता है ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाता, है कि नहीं? तो बिल्कुल ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, बस चीज़ों को ध्यान से रख के हमें आगे बढ़ना होता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? ये ऑप्शन गलत, तब काट दीजिए वन को। जहाँ वन आपका कटा, ऑप्शन बी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं हूँ। यानी कि आईसीआरए के नाम से लोकप्रिय रेटिंग एजेंसियां एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ब्रिक वर्क रेटिंग एक भारतीय रेटिंग एजेंसी है। अब ना भी पता हो तो ऑप्शन के हिसाब से ये दोनों बातें सही हो जाती हैं। अब एक बात और, यहाँ क्या लिखा है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और कंपनियों को रेगुलेशन करने का काम किसका होता है? सेबी का। तो इसी बात को ध्यान रखिएगा, ये रेगुलेशन कौन करेगा? सेबी करेगा, है कि नहीं? अब कुछ लोग का ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सर बैंक भी तो कंपनीज होते हैं, वो भी लिमिटेड कंपनीज होती हैं। हाँ होती हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डील करती हैं। लेकिन ये सब कंपनियां रेटिंग्स दे रही हैं भाई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डील नहीं कर रही, इसीलिए होगा ही नहीं। समझ रहे हो? इतनी बेसिक सी आईडी लगाना। और भी कोई कंपनी है? सेबी। ठीक, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई डील कर रहा है तो आरबीआई। ठीक है, इतना बेसिक सा पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नहीं पता है, देखो यूपीएससी आपको चालाकी लिए है, ये एग्जाम चालाकी का है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो भी आपको पता है ना उसमें बुद्धि लगाओ, ये हो सकता है नहीं हो सकता है। और एग्जैक्टली होता क्या है, इस टाइप से कोई सिखाता ही नहीं है तो पता ही नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या है आइए पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से।
क्या लिखा है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि भारत के बारे में सोचना है कुछ, ठीक है। सरकारी कानून अधिकारियों और कानूनी फर्मों के वकील के रूप में मान्यता दी जाती है, यानी कि कोई सरकारी कानून अधिकारी है या कानून फर्मों से रिलेटेड कोई है जो उसको हम कानून के रूप में मतलब वकील के रूप में मान्यता दी जाती है। लेकिन कॉर्पोरेट वकील हो गए, पेटेंट वकील हो गए, उनको वकील के रूप में मान्यता नहीं दी जाती बल्कि उससे बाहर रखा जाता है, यानी कि उनको रिकग्निशन नहीं मिलता है, एक्सक्लूड किया जाता है। अच्छा ये बताओ, क्लैट का एग्जाम सुना है आपने? क्लैट, ठीक है, सुना ही होगा आपने, है ना। अब सोचो क्लैट का एग्जाम क्या करती है? कॉर्पोरेट वकील बनाती है, यानी कि कॉर्पोरेट लॉयर। अब सोचो ना, अगर इंडिया में ऐसा एग्जाम क्यों हो रहा है? क्या इनको वकील नहीं? अब देखो, मैंने 2024 के क्वेश्चन में भी दिखाया था, 23 में भी दिखाया था, 25 में भी दिखाया था कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाती है जहां आपको लगे कि यार ये तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, कहाँ आप कानून में जाके एडवोकेट के बारे में पढ़ रहे हो, दिस इज टोटली आउट ऑफ द, है ना। इसी तरह बहुत सारे लॉ यूपीएससी घुसेड़ देता है जो गलत हो जाता है, तो ऐसे स्टेटमेंट क्या होंगे? गलत। क्यों? क्योंकि भाई वकील उनको कहा जाता है। कैसे? अब कुछ लोग कहेंगे कि यार मैंने पढ़ा ही नहीं है, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। एलिमिनेशन टेक्निक इसी को कहते हैं, आपको निकालना आना चाहिए। जो चीज लग रही है आउट ऑफ द बॉक्स है, यार कुछ नहीं, भाई गलत काट दो, रिस्क लोगे बात बनेगी। यानी कि पहला कट गया। दूसरा क्या लिखा है? बार काउंसिल के पास कानूनी शिक्षा और लॉ कॉलेजों की मान्यता देने से संबंधित नियम बनाने की शक्ति है। हाँ, नियम बना सकते हैं, ध्यान रखना, रूल बना सकते हैं, क्योंकि बार काउंसिल क्या करता है? कोर्ट को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो वो नियम बना सकता है कि लॉ की पढ़ाई वगैरह कैसे हो उस कॉलेज में, ठीक है, इतना हो सकता है। हाँ ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट याद कर लो, मैंने ये नहीं कह रहा कि मैं इसी साल बता रहा हूँ, हर साल ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं और स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये सवाल पढ़िए, क्या लिखा है? डीएनए बार कोडिंग कैन बी अ टूल टू, पूछ रहा है कैन बी, यानी कि डीएनए बार कोडिंग एक ऐसा उपकरण हो सकता है, हो सकता है। अब होने को तो बहुत कुछ हो सकता है ना। जब भी ऐसा स्टेटमेंट पूछे हो सकता है, यूपीएससी पता नहीं क्या स्टाइल है, ये ऐसे स्टेटमेंट लगभग लगभग सभी सही बनाता है। और ये ट्रेंड जो है 2018 से लेके 2-4 सालों तक रहा, तो क्या पता 2026 में फिर आ जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि वो किसी पौधे या जानवर की आयु का आकलन कर सकता है, डीएनए की बात है, हाँ भाई कर सकता है। एक जैसी दिखने वाली प्रजातियों का अंतर कर सकता है, यानी कि डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक। आगे जो प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ हैं उनमें अवांछनीय पशु या पौधे की सामग्री की पहचान कर सकता है, यानी कि अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल को पता कर सकता है क्या वो फूड में है कि नहीं। जैसे कुछ लोग बीफ वगैरह नहीं खाते, है ना, जैसे हिंदुओं में तो बिल्कुल भी नहीं चलता है, उसी तरह मुसलमानों में कुछ जानवर नहीं चलते हैं, उसी तरह हर जगह। तो अगर उस खाने में वो जानवर की चर्बी या कुछ मिलाया गया है तो वो पकड़ा जा सकता है। कौन पकड़ेगा? बार कोडिंग, डीएनए बार कोडिंग, क्योंकि डीएनए में ये सब चीजें होती हैं, वो बता देता है ये किस जानवर का है। तो भाई हाँ, सब कुछ तो लगता है कर सकता है। तो आप खुद सोचो ना, ऐसी स्टेटमेंट बनाता है यूपीएससी, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर ना एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है, ऑप्शन इसमें थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा। 1, 2 एंड 3 यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है, 1, 2, 3 होगा, तो इसको काट दीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन गलत आ गया है, 1, 2 एंड 3 सब के सब सही होंगे, ऑल करेक्ट, ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑल करेक्ट। ये मुझे लगता है मिसमैच हो गया है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऐसे ध्यान रखना, कैन बी, ठीक है। चलिए अब एक चीज और, ये वाला सवाल देखिए, है ना। अब इस सवाल में क्या लिखा है? पॉलीथलाइन टेलेफेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक पे है। दैनिक जीवन मतलब हो गया कि डेली, है ना, कि हम इसको क्या कर रहे हैं, डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो कह रहा है कि कंसीडर कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताइए कौन सा सही होगा, है ना। स्टेटमेंट आर गिवन करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट बुद्धि लगाना, आप खुद देखेंगे ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। और वो शायरी गुनगुनाते रहना जो मैंने शुरुआत में बताई थी, ठीक है। आइए सवाल क्या लिखा है? इसके रेशों को, यानी कि जो बनाया जाता है, इसके रेशे ऊन और कपास के रेशों के साथ मिलकर उनके गुणों को और मजबूत बनाया जा सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं द फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद द वूल एंड कॉटन फाइबर एंड रीइंफोर्स इन देयर प्रॉपर्टी। यानी कि उनमें अगर हम ऊन वगैरह या कॉटन मिला दें तो उनकी प्रॉपर्टी को और इन्हांस कर सकते हैं,
ठीक है, आगे क्या लिखा है, इनसे बने जो कंटेनर होते हैं उनका उपयोग किसी भी मादक पेय पदार्थ को रखने में किया जा सकता है। यानी कि जो कंटेनर इस प्लास्टिक से बनेंगे जिसमें कहीं ना कहीं वूल और कॉटन भी मिक्स है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो अल्कोहलिक बिवेजर्स हैं उनका हम यूज कर सकते हैं, कैन भी यहाँ भी लिखा है ना। और यही चीज मैं आपको समझा रहा था, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, 1 and 3, 2 and 4, 1 and 4, 2 and 3। यानी कि ऑप्शन ध्यान से देखिए, है ना, ऑप्शन ध्यान से देखिए, यहाँ पर कैन भी है, यहाँ भी कैन भी है, यहाँ भी कैन भी, यानी कि यूपीएससी ने जो कैन वाला कॉन्सेप्ट था उसको तोड़ने की कोशिश की, कंफ्यूज करने की कोशिश की, ये भी समझ लीजिए। अब किसी ऑप्शन में सब तो सही नहीं है, हाँ सर, जब सब नहीं सही है तो हमें इन्हीं में से छांटना होगा कौन सा हमारा सही हो सकता है। ठीक है, अब जरा ये बताइए, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और खुद भी ये चीज अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। एक ऐसा कोई चीज बनाया गया है जिसमें क्या है, वूल है, कॉटन है, मिक्स करके बनाया गया, क्या उसमें अल्कोहल रह सकती है क्या? अल्कोहल क्या करती है, वो ऑलरेडी एक तरह का केमिकल होता है, वो रिएक्शन कर सकता है, तो उसमें स्टोर नहीं किया जा सकता। ये बात तो गड़बड़ लग रही है कि यार उसमें स्टोर किया जा सके, है कि नहीं? ऑप्शन के हिसाब से एक बार ये समझ सकते हो, चाहे ये सही होगा या ये सही होगा, और ज्यादा चांसेस है कि ये गलत हो सकता है कि नहीं? हाँ सर, चलिए 2 नंबर अगर हम काट दें, मान लेते हैं, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बिल्कुल। अब बचता है एक के साथ 3 जाएगा या एक के साथ 4 जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3। इससे जनी बोतलें जो हैं उनको रिसाइकिल करके अन्य उत्पाद बनाया जा सकता है, यानी कि जब बोतल जो है कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट। हाँ सर, रिसाइकिल हो सकता है क्योंकि भाई प्रोडक्ट कैसा बनाया जा रहा है। आगे अब देख लेते हैं तीसरा सही और चौथा, आप खुद बताएंगे कि तीसरा सही और चौथा। ठीक है, आइए क्या लिखा है, इससे बनी वस्तुओं को बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के जलाकर आसानी से नष्ट किया जा सकता है। मतलब कि इसको जब जलाओगे तो किसी भी टाइप का ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, कॉटन जलाया जाए या ऊन ऊल जलाया जाए तो क्या निकलेगा? सर एक गैस तो 100% निकलेगी भैया जलाने पे, वो है CO2। और क्या CO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्या? यूपीएससी देखो कैसे बेवकूफ बनाता है यार, कैसे स्टेटमेंट बनाते हैं भाई लिखने वाले, पेपर वाले, सच में एकदम दिमाग हिल जाता है कि इतना डीप कैसे सोच सकते हैं, बनाते हैं यार वो लोग, देखो ना क्या इनोवेशन है ना। अब बच्चा इतना दिमाग लगा ही नहीं पाता कि यार यहाँ बात करी है रिसाइकिल हो जाएगा, फिर बात कर रहा है उसको जलाएंगे तो ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगी, और बच्चे को ये समझ ही में नहीं आ रहा कि जलाने पर CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि ये कॉटन है और ये सब है और प्लास्टिक है, पहली बात कुछ ऐसा प्लास्टिक में मिक्स करके बना रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो सर सही नहीं लग रहा है, ये पक्का है कि कुछ ना कुछ तो होगा, हल्की फुल्की गैस तो निकलेगी ही निकलेगी, जो ग्रीन हाउस गैस निकालेगा CO2 तो होगा ही होगा। सोचो जरा। और आप लोग कहते हो कि सर हम स्टेटमेंट ही नहीं पकड़ पाते, क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि आपका दिमाग बस क्या सही है क्या गलत है इसमें ढूंढते हो, अपना अलग से दिमाग नहीं लगाते, वो लगाना पड़ेगा दोस्त, है ना। इसीलिए ये ऑप्शन काट दीजिए, चौथा कट गया। अब चौथा कट गया तो ये कट गया, है ना, और जब ये कट गया तो सीधी सी बात है 1 and 3, यानी कि हाँ रिसाइकल हो सकता है और ऊन और कपास से जुड़ के बन सकता है। 2 ऑप्शन देखो कितने आसानी से एलिमिनेट कर लिया। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कैन भी कहीं आए तो गलत हो सकता है, लेकिन देखिए इसमें सब में था, यहाँ देखिए सब में था 1 2 3 4, है ना। और यूपीएससी ने जानता था कि इसको हमें भ्रम तोड़ना है, तो उसने स्टेटमेंट बदल दिया, लेकिन फिर भी आप चालाक रहोगे, पकड़ लोगे। मैं जो सिखा रहा हूँ प्लीज सीख जाइए, मजा आएगा एग्जाम में, एक अलग लेवल पर भी 5 7 10 दिन जो भी एग्जाम में है, सीखने पर फोकस कीजिए, काम कीजिए अपने ऊपर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये सवाल, ये मैं कह रहा हूँ ना, एलिमिनेशन टेक्निक का सबसे मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन में से एक है, लेकिन कर सकते हो। आओ मैं बताता हूँ कैसे। जब ये सवाल मेरे पास पहली बार आया ना, तो मैंने यही सोचा था कि इस क्वेश्चन को मैं करूँगा कैसे, क्या एलिमिनेशन टेक्निक लग सकती है? विश्वास करो मैंने लगाया, भले ही 1 2 मिनट मुझे एक्स्ट्रा लगे, लेकिन मैं आंसर तक सही पहुंचा था। ठीक है, आइए आप भी पहली बार पढ़ोगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि लिखा है प्राचीन दक्षिण भारत में जो संगम साहित्य है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। हो सकता है आपने संगम लिटरेचर ना पढ़ा हो, आप उत्तर भारत के हैं, दक्षिण भारत के बारे में क्या जानते हैं, लेकिन प्राचीन है, पुराना है, तो कुछ बातें तो होंगी ही, है ना। आइए देखते हैं क्या लिखा है भैया। संगम कविताओं
में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। यानी कि जो भौतिक संस्कृति जैसे जो हम आप जो जीवन जी रहे हैं इसके बारे में उसमें कुछ नहीं लिखा। अब ये स्टेटमेंट पढ़ के मुझे लगा यार ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कविताएं हैं, किसी भी कविता में भौतिकता के बारे में ही लिखा जाता है मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मटेरियल कल्चर को बिल्कुल भी कोई रेफरेंस नहीं देगा, डिवॉइड करता है एनी रेफरेंस, एनी। आप सोचिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, काट दीजिए सर गलत है ये, एनी लिखा है, कोई भी, काट दीजिए, है ना। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। यानी कि जो वर्ण चलते हैं, जैसे आप जानते हैं हिंदू धर्म में 4 वर्ण है, तो वर्ण की जो क्लासिफिकेशन है, जो सोशल क्लासिफिकेशन है, वो उनको पता था जो संगम के कवि थे। प्राचीन बात है और प्राचीन बात में ही वर्ण बनाए गए थे, तो हो सकता है ये स्टेटमेंट सही हो, लेकिन अभी 2 स्टेटमेंट और पढ़ना है, लेकिन अभी इसको गलत नहीं काट सकते क्योंकि ये बात बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि प्राचीन में ही वर्ण व्यवस्था भारत में थी और आप सबको पता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या लिखा है, संगम कविताओं में योद्धा नैतिकता का कोई संदर्भ नहीं है। यानी कि जो संगम पोएम है, देयर हैज नो रेफरेंस टू वॉरियर इथिक्स। और प्राचीन से लेके हमारे जितने भी ग्रंथ हमने पढ़े होंगे, आप जानते होंगे, सुने भी होंगे, वहां पर हर जगह युद्ध की एक नीति के बारे में चर्चाएं की गई है कि युद्ध में नैतिकता का होना जरूरी है। और यहाँ क्या है लिखा है, कोई संदर्भ नहीं, कोई संदर्भ नहीं, यानी कि स्ट्रीम स्टेटमेंट, हैज नो रेफरेंस टू इथिक्स। खुद सोचिए, स्टेटमेंट सही लग रहा है सर? बोलो। नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राचीन है और इथिक्स के बारे में ना कहे, खासकर वॉरियर इथिक्स होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, अब बचा 2 और 4, आप सब आंसर बताना कि 2 में 4 में क्या होगा। क्या लिखा है, संगम साहित्य में जादुई शक्तियों का तर्कहीन बताता है। यानी कि संगम साहित्य ये कहता है कि जो मैजिकल फोर्स हैं दे आर इरेशनल। कोई भी ग्रंथ उठा लो पुराने, उन सब में कहीं ना कहीं कुछ जादू शक्तियों के बारे में होता है कि ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये क्या है, अर्थहीन बताता है, इरेशनल। अच्छा, एक चीज देखा जाए, अगर आप 2 ऑप्शन काट चुके हो तो बी और डी में अगर आप देखोगे तो आप किधर जाओगे, जो आपको एकदम क्लियर पिक्चर दिखा रहा है। सर हो सकता है मुझे ना पता हो मैजिकल फोर्स के बारे में, लेकिन इतना तो पता है कि वर्ण के बारे में भारत में व्यवस्थाएं थी और ये प्राचीन है, तो उसके बारे में तो पता ही होगा। यानी कि बी ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भैया उत्तर हम ही होंगे। और विश्वास करो, जब मैंने बी लगाया और जब जाके मैंने आंसर देखा तो बी ही था। इसी को कहते हैं जब आप थिंक लॉजिकली पे जाते हो ना, लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस में जाते हो, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। क्योंकि 2 स्टेटमेंट तो एक्सट्रीम था, 2 में फंसे थे, एक निकाल लिया, काम बन गया। ठीक है, तो बस ऐसे ही मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए, अगला सेशन जल्द आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन उससे पहले हमारा ये फ्री मेंस बैच आप जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। कुछ नए तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे 8 जून शाम 8 बजे। ठीक है, और बस एक रजिस्ट्रेशन, आपको ये बैच फ्री मिल जाएगा, ध्यान रखना है। ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और ये बैच हमारी ज्वाइन कीजिए। जीएस पेपर 1 2 3 4 ऐसे सब कुछ मास्टर तरीके से 150 दिन में कंप्लीट करेंगे। और जो सारी कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताना यार कि सारी कैसी लगी। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।